हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का टॉपिक जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये जो है एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। तो उस मेथड के थ्रू हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग जानते हैं आखिर वो मेथड क्या है। ठीक है, हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहले वो मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अभी जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ मेथड है। अप्लाई कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। सिर्फ अभी जानिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। वो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल देंगे, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है भैया, तो देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा, सिर्फ अभी जानो कि क्या होता है। ठीक है, ये मत जानो कि कहाँ पर करना है। ठीक है, वो हम बताएंगे एग्जाम्पल में। तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ध्यान देना कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। कितना? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसमें से 3 जो है रो ऑपरेशन होता है और 3 कॉलम ऑपरेशन। क्लियर? टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, जिसमें से 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन। अब भैया रो ऑपरेशन क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है, और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है? तो देखो कॉलम ऑपरेशन क्या होता है तो अभी बताते हैं कि देखो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है कि तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो फर्स्ट हम बताएंगे, इसी में समझा देंगे रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो क्या बोल रहा है कि ए को अगर मान लो मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो वो मैट्रिक्स है 2 4 3 1 2 5 6 2 5, ये कोई मैट्रिक्स है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका रो जो है, अच्छा इसमें 3 रो है, ये R1, ये R2, ये R3, 3 रो है। तो किसी को भी तुम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो R1 जो है हम इंटरचेंज कर दिए R3 में। इसका मतलब क्या हुआ भैया, क्वेश्चन मन में आता होगा। ठीक है, तो हम R1 को R3 में इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करना मतलब क्या कि R1 को R3 की जगह पर कर दिए और R3 को R1 की जगह पर कर दिए। ठीक है, इसका मतलब 6 2 5 यहाँ आ जाएगा, 2 4 3 यहाँ आ जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। क्लियर? अच्छा भैया ये कैसे आप चेंज कर दिए? ठीक है, आखिर इसका फ़ायदा क्या होगा? तो ध्यान दो, ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है। तो देखो एक चीज़ जानो, मैट्रिक्स क्या है। 2x + 3y, ऐसे लो 6 2x + 4y + 3z। ठीक है, x + 2x + 5z, 6x + 2y + 5z = 5 6 4, कुछ भी रहे। तो ध्यान दो ये सब क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये मैट्रिक्स जो बना है ये इसी से बना। अगर ध्यान दो एक्स वाई का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट 4, जेड का कोफिशिएंट 3। तो ये जो है ध्यान से देखो, ये 2 यहाँ, ये 4 यहाँ, ये 3 यहाँ। ठीक, इसी तरह ये 1 यहाँ, 2 यहाँ, 5 यहाँ, इसी तरह सब कुछ है। तो ये जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है। इसका आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैट्रिक्स से जो है वो इसी सब इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैट्रिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज़ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब यही जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन को हम यहाँ कर दें और इस इक्वेशन को यहाँ कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, R1 में R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये था रो ऑपरेशन, पहला रो ऑपरेशन। अब इसी तरह आप जो है ये अभी हम आपको रो ऑपरेशन बताइए, क्या बताया? रो ऑपरेशन। अब इसी तरह हम बताते हैं आपको कॉलम ऑपरेशन। अब कॉलम ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो कोई और मैट्रिक्स ले लो, 1 2 4 5 6 3
4 2 5, कोई भी मैट्रिक्स ले लो। तो अब इसको आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या कि C1 को C2 में इंटरचेंज कर दे, चाहे C2 को C3 में, चाहे C4, कोई कुछ भी कर सकते हैं वो। अब भैया क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे ये हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये सब सवाल नहीं करना, ठीक है। तो C1 को C2 में इंटरचेंज करें, तो C1 कौन है, ये C1 है। C2 कौन है, ये C2 है। C3 कौन है, ये है। तो C1 को C2 यानी कि C2 की जगह C1 और C1 की जगह C2 आ जाएगा। अब ये सिर्फ जानो कि कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है और क्यों करना है, ये हम बाद में बताएं। ये था पहला रो ऑपरेशन और ये था पहला कॉलम ऑपरेशन। क्लियर, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएंगे, इसको नोट कर लो। तो देखते हैं सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम बाई ए नॉन ज़ीरो नंबर। इसका मतलब क्या, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 3 2 1 1 2 3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स में आप जो है किसी भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि R1 में आप क्या कर दो, 2 इंटू R1 कर दो, आपको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो। इसका मतलब क्या कि R1 में है जो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये वैसे ही रह जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं ये हम बोले ना, बाद में बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह एक कोई अगर मैट्रिक्स है 4 2 5 6 2 5 2 1 3, तो A इज इक्वल टू, अब ये था रो ऑपरेशन, अब ये है कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, ठीक है। ये कॉलम है C1 C2 C3, तुम 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो हम C2 में क्या कर रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 C2। ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है कि C2 जो है वो अब चेंज हो रहा है किस में, -3 C2 में। और जब भी डबल एरो रहेगा तो दोनों में इंटरचेंज होगा, हमेशा याद रखना। ये इंटरचेंज का साइन है, किसका साइन है, इंटरचेंज का। और ये जो है ये चेंजेस टू का साइन है, किसका, चेंजेस टू, याद रखना। तो C2 किस में चेंजेस हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है। तो A इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, C2 में, तो ये C1 वैसे ही लिखा जाएगा और C2 क्या हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 और -3, और ये वैसे ही रह जाएगा 5 5 3। तो ये था रो ऑपरेशन और ये था कॉलम ऑपरेशन, इसको नोट कर लो। ब्लैक नहीं ना हुआ। तो देखते हैं थर्ड नंबर एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोला है। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर। देखो इसको समझाते हैं। तो देखो ये जो है रो और कॉलम दोनों के लिए एक साथ बोल रहा है, इसीलिए देखो कॉलम यहाँ है, रो यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी कॉलम है, यहाँ भी रो है। तो देखो मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 1 5 6 2 1 4, ठीक है। अब हम इसमें कैसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये कैसा ऑपरेशन, तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी रो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मान लो ये R3 लो, R3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप किसी भी रो के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी रो के साथ जोड़ सकते हो। और ये आप किसी में भी कर सकते हो, R1 में कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, समझे। तो समझो पहले देखो यहाँ सारा कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है, R1 में लग रहा है। तो जो भी चेंज होगा किस में,
पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, R1 में लगेगा। तो R1 कौन है, ये वाला। तो देखो R1 में क्या हो रहा है, R1 में जुट रहा है कौन, 2 से मल्टीप्लाई करके R3। तो R3 कौन है, ये, ठीक है। तो R3 में पहले मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, और ये कौन जुड़ेगा इसमें, तो 4 और 1 5। इसी तरह नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, R3 कौन है अब 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो किस में, 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 2 + 2 4 हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरा, इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 3 जा 12 है कि नहीं, ये 2 × 4 सॉरी 4 2 जा 8, और R1 क्या है 3, तो 4 2 जा 8 और 3 11। अब इसको मिटा दो, समझे, ये कर सकते हैं, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। इसका कहने का सेंस था, किसी भी रो में आप किसी भी रो से कुछ भी मल्टीप्लाई करके उस रो में जोड़ सकते हो, यही ये बोल रहा है। इसी तरह सेम कंडीशन कॉलम में भी होगा। तो कैसे होगा, 1 2 3 5 2 6 1 2 3 1 2 5, कुछ भी ले लो। अब इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, मान लो C1 में तुम क्या, C2 में क्या कर रहे हो, C2 प्लस, ठीक है, 3C1, ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हो। ये कैसे, क्यों लगाना है, कहाँ लगाना है, ये हम क्वेश्चन में बताएं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा कि हम C2 में क्या करें, तो सबसे पहले C2 कौन है, ये, ठीक है, 1 मिनट इसको कुछ भी चेंज कर दो। तो C2 कौन है, ये है, ये वाला C2 है। अब C2 में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो C1 कौन है, सारे में 3 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, सिंपल। तो ये काम किस में होगा, C2 में होगा। तो C1 तो वैसे ही लिखाएगा भैया, है कि नहीं, C2 में वो काम होगा, क्या होगा कि C1 में 3 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, C1 में मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 5 से 15, जोड़ दो C2 में, 15 2 17। उसी तरह C2 में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जोड़ रहे हैं, क्या, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है, C1 में, तो 3 1 जा 3 है, 3 3 6, ये वैसे ही रह जाएगा। क्योंकि काम किस में हो रहा है, काम जो हो रहा है C2 में हो रहा है, बस उसी को देखना है आपको। यहाँ काम किस में हो रहा था, R1 में, बस R1 में आपको देखना है, ठीक है, ध्यान रहा, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखो, ये था एलिमेंट्री, तीन था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो 3 रो था और 3 किसका था, कॉलम का था। तो एक चीज़, आखिर इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। अब इन्वर्स क्या होता है भैया, तो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसके इन्वर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ए इन्वर्स। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, तब ना हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। और एक चीज़ और जान लो कि ये जो हम एलिमेंट्री कॉलम और रो ऑपरेशन बताएं, तो अगर एक क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें इस मेथड का ज़रूरत पड़ेगा। तो सुन लो, क्या सुन लो, कि अगर तुम रो ऑपरेशन लगा रहे हो पूरे क्वेश्चन में, अगर हर स्टेप में, तो रो ही ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकते हो। एक बार रो लगा लिए तो पूरे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक वो हम बताएंगे रो ही ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, कॉलम नहीं। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, दोनों ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो इच्छा, जो भी लगा सकते हो। तो अगर तुम कॉलम लगा रहे हो तो ऊपर से नीचे तक सारे स्टेप में कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है, ये वाला, ठीक है। ये बात हमको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको, ठीक है। अब देखो, तो देखो अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या चीज़, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। भैया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, क्वेश्चन राइज होगा। तो ए मैट्रिक्स हुज इनवर्स is exist, a matrix whose inverse is exist is called invertible matrix,
इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। एग्जिस्ट करता हो मतलब क्या, कि उसका इन्वर्स निकलता हो। अब आखिर ये क्या है, देखो तो ध्यान दो, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी क्या है, लेकिन इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बी भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों को ए और बी को अगर मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आई के बराबर आ गया, ध्यान से सुनो, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए आई के बराबर आ गया, चाहे बी को चाहे ए को अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रहा है, आई 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 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस सिचुएशन में जहां ए बी को मल्टीप्लाई किया और अगर आई आ गया, इसका मतलब ये जो बी जो है ये क्या है, ए का इनवर्स है, क्या है, बी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स है, और ये बी जो है ये क्या है, सॉरी ये ए जो है ये क्या है, बी का इनवर्स है। भैया कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मन में आया होगा, है कि नहीं, कि ए बी को अगर बी ए से मल्टीप्लाई किए आई के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो इसको एक एग्जांपल से देके समझाते हैं। खाली ये याद रखना, ए बी क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं समझ जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 1 2, और बी कोई मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई किए तुम, ए बी मल्टीप्लाई मतलब 2/2 का है, तो कैसे करोगे इसको, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 -3, इसी तरह 3 2 जा 6 और +6, फिर 2 1 जा 2 -2, और इसी तरह 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 1 0 0 1। इसी तरह तो बी ए भी निकालोगे, तो बी ए कैसे निकालोगे, पहले बी लिख दोगे फिर ए निकालोगे, देखो इसको भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी वही आएगा, ठीक है। तो दोनों ए बी और बी ए किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर आ रहा है जी। इसका मतलब क्या, ये चीज जो है ये क्या है, ये ए का इनवर्स है, क्या है, ए का इनवर्स, समझे। और ये बी ये क्या है, ये ए क्या है, ये इसका इनवर्स है, किसका, बी का इनवर्स। समझे कि इनवर्स क्या होता है। तो अभी हम लोग इनवर्स निकालने भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम बताएं कि ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो, अगर ए बी आई के बराबर होगा तो ये बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा, और अगर बी ए बी आई के बराबर होगा तो ये तो ये ए क्या होगा, बी इनवर्स। क्लियर, इसको नोट कर लो। तो देखो इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर मान लो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, इससे क्या क्लियर हुआ कि बी जो है वो ए इनवर्स है, यानी कि ए को ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि बी ही तो ए का इनवर्स है। और उसी तरह अगर बी को बी इनवर्स, किसी भी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, सिर्फ उसके इनवर्स से ही अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी बन गया कि ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, आई ही देगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकाले तो इन्वर्स जो है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आया, तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस मतलब हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कोई इक्वेशन का वैल्यू निकालते हो 2x + 3y = 5, मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इससे मान लो कोई भी, मान लो समझ लो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 4 आया, ठीक है। हम यूनिक का मतलब समझा रहे हैं।
तो अगर इस इक्वेशन को हम कोई भी बंदा को सॉल्व करने दे देंगे, अगर वो सही सही को सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, चाहे हम चाहे आप चाहे कोई भी सॉल्व करे तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 ही आएगा। मान लो एक ऐसा हम नहीं बता रहे कि यही आएगा, तो 3 या 4 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, यूनिक हो गया। यूनिक हो गया मतलब इसको कोई भी निकाले तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा। तो कुछ भी अलग नहीं आ सकता, x = 6 नहीं आ सकता। वैसे इनवर्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनवर्स जो है वो यूनिक होता है या नहीं होता है, तो हमेशा टिक लगाना कि यूनिक रहता है इनवर्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। अच्छा एक चीज़ और, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी निकलता भी है और कभी नहीं भी निकलता है। तो हम वो बताएंगे कि किस सिचुएशन में निकलता है और किस सिचुएशन में नहीं निकलता। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दो कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। तो ये कब करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, ये क्वेश्चन में बताएंगे, और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा ये भी क्वेश्चन में बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम है, ब्लैक नहीं हुआ तो देखो थ्योरम दिया हुआ क्या, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ए बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सबका सेम है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू सॉरी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, i, ठीक है नहीं, या चाहे b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, i। ठीक है, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ab को ab के इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। ab जो मल्टीप्लाई हो गया वो तो कोई मैट्रिक्स है, ab मल्टीप्लाई हो गया कोई मैट्रिक्स है, तो दोनों को अगर उसी के इनवर्स से करते हैं तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक, अब ध्यान दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ठीक है, बोथ साइड। भैया मल्टीप्लाइंग तो सुने थे, प्री मल्टीप्लाइंग पहली बार सुने, ऐसा क्वेश्चन आया होगा मन में। तो देखो प्री मल्टीप्लाइंग मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, हमेशा याद रखना। अगर मान लो ए भी है, अगर प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले, और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई बोलेंगे तो बाद में। ठीक है, मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, समझे। ऑर्डर, अगर तुम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ और आ जाएगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ और आ जाएगा। तो देखो ऑर्डर का खेल है इसमें, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान दो, अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक, तो देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या किए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। तो यहाँ से ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई, बच जाएगा क्या, बी, और इधर क्या बच जाएगा, ए बी इनवर्स। और एक चीज़ हमेशा जान लो कि अगर किसी भी चीज़ को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा ए ही इनवर्स देगा। अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करो तो भी ए देगा। ठीक है, और अगर बी को आई से मल्टीप्लाई करो तो फिर भी क्या देगा, ये सब प्रॉपर्टी याद रखना। ये छोटा छोटा है लेकिन मोटा मोटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। क्लियर। अब आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी, यहाँ भी बी मिलेगा। क्लियर। और ये हो गया ए बी का इनवर्स, ये तो वैसे ही रहता है। अब फिर अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, बी इनवर्स को। तो देखो
तो बी इनवर्स इंटू बी और ए बी का होल इनवर्स, और इधर क्योंकि यहाँ भी बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो बी इनवर्स को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा आई, और ये हो गया ए बी का इनवर्स, और ये हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो किसी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, यही तो हमको लाना था, तो ये हो गया प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में टपक जाता है तो बोलते हैं अरे क्वेश्चन बाहर से दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट आपका वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, थ्योरी पार्ट सारा खत्म।